हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव कराने जा रहा हूँ, जो कि क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन को अगर आप प्रूव करना सीख जाते हैं तो इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। वो क्या है? पहला, आपको √3 के जगह पे √2 भी दे सकता है, √2 के अलावा √5 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है और √11 भी दे सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन दे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं और इसका प्रूफ यानी √3 को जैसे जैसे मैं प्रूव करना सिखाऊंगा, अगर उसको भली भांति सीख जाते हैं तो आप नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया और √11 हो गया, इजीली आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका 3 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक टर्म आया अपरिमेय। ठीक है, तो हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या प्रूव नहीं कर सकते। अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर तो फिर कैसे प्रूव करें? देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या प्रूव करने बोल रहा है? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट मानेंगे, यानी √3 को अपरिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट मानेंगे। मीन्स √3 को क्या करेंगे? एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, √3 को परिमेय संख्या मानने के बाद जो परिमेय संख्या का कंडीशन होता है उसको फुलफिल कराने का प्रयास करेंगे। अगर वो परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल कर जाता है तो फिर वो परिमेय हो जाता है। अगर उनमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो फिर क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, तो यही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? हल या फिर प्रूफ, जो भी लिखने का इच्छा होगा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यह लिखना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 को हम लोग ने क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या कहते हैं किसे? कि जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे क्या क्या बोलाता है? परिमेय संख्या। ठीक है, यानी हम लोग को देखिए √3 को परिमेय संख्या माना है तो √3 के इक्वल में क्या लिखना है? तो P/Q। ठीक है, तो √3 के इक्वल में क्या लिखना है? तो P/Q। तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर P/Q। ठीक है, अब यहाँ देखिए √3 बराबर P/Q लिख दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब P और Q है ये दोनों क्या है इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या है। ठीक है, P और Q क्या है? सअभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद Q इज इक्वल टू तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये चीज़ ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, देखिए आप लोगों के माइंड में ये 2 टर्म तो घुस गया होगा कि सर सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं और Q इज इक्वल टू जो नॉट जीरो लिखे हैं इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, यानी P और Q को क्या माने कि P और Q क्या है? सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक है, 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या बोला जाता है? सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो मीन्स सअभाज्य संख्या जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ 3/12 है, 3 क्या है? 12 है। ठीक है, अगर इसको कटाएं तो कितना बार में? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से पूछें कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मीन्स दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, कि दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो क्या 1 के अलावा दोनों में कुछ कॉमन आएगा? तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को भी P और Q का एक ही कॉमन आना चाहिए। ठीक है, यानी P और Q का जो कॉमन आना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आना चाहिए। अगर एक आ जाएगा तो ये फिर ये क्या आ जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या आ जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अगर एक के अलावा कुछ दूसरा आ जाता है तो परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो जब परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो जो हम लोग माने हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है तो वो क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग को देखना है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आता है या फिर नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ सअभाज्य संख्या जो लिखे हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन यहाँ देखिए क्या लिखें कि Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब इसका क्या तात्पर्य? देखिए Q इज इक्वल टू नॉट जीरो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो है ना Q बटे के जो फॉर्म है Q जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर Q जीरो हो जाता है
तो ये पूरा टर्म अनडिफाइन हो जाएगा। मीन्स पी बटे जो अगर जीरो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है यानी अनडिफाइन हो जाएगा। तो जब देखिए ये टर्म अनडिफाइन हो जाएगा तो क्या हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों कंडीशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्ग करने पर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √3, तो लेफ्ट हैंड साइड में √3 का वर्क कर देंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, p बटा क्यू, तो p बटा क्यू का वर्क कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब √3 का वर्क करेंगे तो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर, अब देखिए जब p का वर्क करेंगे तो क्या जाएगा, p² और q का वर्क करेंगे तो q²। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके नीचे न कुछ तो एक, ठीक है, दे सकते हैं। अब इसे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो देखिए जब p² गुना 1 करेंगे क्या आ जाएगा, p² आ जाएगा, और 3 गुना q² करेंगे क्या आ जाएगा, 3 q² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 जो है q² के साथ में गुना में है। जब देखिए ये राइट साइड में है, जब 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो किस में चलेगा, भाग में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, p² बटा 3 बराबर q²। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। क्या मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि p² जो है ना 3 से विभाजित है, तो क्या p भी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो होगी। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि जहाँ p² 3 से विभाजित है, विभाजित है, तो p भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे ब्रैकेट में, विभाजित होगी। ठीक है, ये चीज़ को हम लोग को ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ जो लिखे p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगी। ये इसका क्या तात्पर्य है, मीन्स देखो अगर मैं कहूँ कि 3 का स्क्वायर कितना होता है तो आप लोग कहोगे 9। अगर ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, अगर ये 3 से विभाजित है तो क्या ये 3 से विभाजित नहीं होगी, तो होगी। तो यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, मीन्स p² का गुणनखंड क्या आ गया, एक 3 आ गया। ठीक है, p² का गुणनखंड क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो जब p² का गुणनखंड 3 है तो p का भी गुणनखंड क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद क्या लिखना है कि अब p बराबर 3m रखने पर, क्या रखेंगे, p बराबर 3m रखने पर। ठीक है, यही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये देखिए यहाँ मैं √3 को और परिमेय संख्या दिखाने जा रहा हूँ तो p बराबर में क्या रखें, 3m। ठीक है, अगर रोही √3 के जगह पे √2 रहता तो यहाँ p बराबर में क्या रखते, 2m। ठीक है, अगर √3 के जगह पे 5 रहता तो p बराबर क्या रखते, 5m। ठीक है, अगर वही √3 के जगह पे 7 रहता तो p बराबर में क्या रखते, 7m। ठीक है, तो यही लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप √3 के अलावा किसी भी संख्या को प्रूव कीजिएगा तो चेंजेस यही करना, बाकी बात प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बात फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो देखिए p बराबर क्या रखना है, 3m। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग के पास में क्या है कि p² बटा 3 बराबर q²। ठीक है, तो p बराबर में क्या रखना है, 3m, तो क्या आ जाएगा 3m का स्क्वायर बटा 3 बराबर q² आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब 3m का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9m² आ जाएगा बटा 3 हो जाएगा बराबर q² आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 3 से कट जा रहा है 9, कितना बार में, 3 बार में, तो क्या आ गया 3m² बराबर q² हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये 3 इधर गुना में, जब बराबर के उधर जाएगा किस में चल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो क्या जाएगा m² बराबर q² बटा 3। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ ये चीज़ यहाँ आ गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ अगली बार q² 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में जहाँ q² 3 से विभाजित है तो q भी
3 से विभाजित होगी। ये चीज़ हम लोग को ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या गया कि जहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर का गुणनखंड यानी पी का गुणनखंड एक गुणनखंड 3 भी है और क्यू का गुणनखंड 3 भी है। मीन्स हम लोग पी और क्यू को क्या माने थे, सहावत संख्या यानी परिमेय संख्या माने थे और ब्रैकेट में क्या लिखे थे, सहावत संख्या कि पी और क्यू क्या है, सहावत संख्या। और सहावत संख्या क्या बताए थे कि जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। लेकिन यहाँ देखो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 3 भी आ गया। क्या पी और क्यू सहावत संख्या है, नहीं है। जब पी और क्यू सहावत संख्या नहीं है तो क्या पी और क्यू परिमेय संख्या होगा, तो नहीं होगा। जब पी और क्यू परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या √3 परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। जब √3 परिमेय संख्या नहीं होगा तो जो हम लोग माना था कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो वो अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज़ को अब हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P एंड Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है या फिर इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या हो गया, √3 एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज़ लिख देना, ठीक है। और यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये था प्रूफ, ठीक है। ये था प्रूफ। क्या हुआ कि देखिए हम लोगों ने √3 को परिमेय संख्या माना और परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल करने का प्रयास किया, ठीक है। अब परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही परिमेय संख्या बोला जाता है, ठीक है। और परिमेय संख्या बोला जाता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P और Q क्या था, सहावत संख्या, ठीक है। और सहावत संख्या किसे कहते हैं कि जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है। अब देखिए अगर सहावत संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है तो मीन्स P और Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या 1 आया, नहीं आया, 3 आ गया, ठीक है। तो जब P और Q सहावत संख्या नहीं है तो क्या √3 एक परिमेय संख्या होगा, नहीं। जब √3 परिमेय संख्या नहीं है तो जो हम लोगों ने माना था वो हमारी अवधारणा गलत हो गई। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यही प्रूफ है, ठीक है। तो ये था प्रूफ। क्या आप लोगों को ये प्रूफ समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और साथ में जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हो करो, ठीक है। रिलेटेड टू स्टडी ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।